मेरा नाम आसिफ है। ये उस जमाने की बात है जब मैं कॉलेज में था और जिंदगी पहली बार मुझे इम्तिहान में डाल रही थी। पढ़ाई में मैं हमेशा संजीदा रहा, शायद इसलिए कि मेरे पास खोने को कुछ नहीं था। हमारे घर में बस मैं और मेरी माँ थी। अब्बू बचपन ही में दुनिया से रुखसत हो गए थे और माँ ने अकेले ही मुझे पालने का हौसला किया। वो लोगों के कपड़े सीती थी, दिन रात मेहनत करती, तब जाकर हमारे घर का चूल्हा जलता। हम अमीर तो नहीं थे, मगर इज्जत के साथ गुजारा हो जाता था। ग्रेजुएशन के दिनों में अक्सर दिल में ये खलस सी रहती कि मैं माँ का बोझ कब हल्का करूंगा। इसी एहसास ने मुझे यह फैसला करने पर मजबूर किया कि मैं पढ़ाई के साथ साथ ट्यूशन पढ़ाऊं। जब मैंने ये बात अपने एक उस्ताद से शेयर की तो उन्होंने न सिर्फ हौसला दिया बल्कि रास्ता भी दिखाया। उनके सपोर्ट ने मेरे अंदर एतमाद पैदा किया और यूं मैंने शाम के औकात में मुख्तलिफ घरों में जाकर पढ़ाना शुरू कर दिया। दोपहर में कॉलेज और शाम 4 बजे से रात तक एक घर से दूसरे घर। थकन जरूर होती मगर माँ के चेहरे पर इत्मीनान देखकर सब आसान लगता। वक्त गुजरता गया और मेरी मेहनत रंग लाने लगी। एक दिन वही उस्ताद जिन्होंने इब्तिदा में मेरा साथ दिया था मुझे अपने पास बुलाकर बोले, आसिफ, मेरी एक ही बेटी है। वो अब आला जमात में है, पढ़ाई में ज़हीन है, मगर ध्यान बढ़ जाता है। मैं चाहता हूँ कि तुम इसकी रहनुमाई करो। ये बात मेरे लिए गैर मुतवक्का थी। वो खुद एक माहिर उस्ताद थे, चाहे तो अपनी बेटी को खुद भी पढ़ा सकते थे। मगर उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि कभी कभी बच्चों को घर के बजाय किसी और से सीखने की जरूरत होती है। साथ ही उन्होंने मुनासिब फीस की पेशकश भी की। मैंने एक लम्हा सोचा, यह मौका सिर्फ पैसों का नहीं था, यह एतमाद का इम्तिहान भी था। आखिरकार मैंने खुद से वादा किया कि अगर ये जिम्मेदारी ली तो पूरी दियानत के साथ निभाऊंगा, और यूं मैंने हाँ कह दी। मेरे उस्ताद सिर्फ पढ़ाने तक महदूद नहीं थे, वो एक ऑनलाइन तालीमी बिजनेस भी चलाते थे। इसी वजह से वो वक्त की कदर जानते थे और मेहनत की कीमत भी। जब उन्होंने मुनासिब फीस की बात की तो मैंने खुद को संभाला। ये रकम मेरे लिए सहारा बन सकती थी। मैंने एहतराम से कहा कि 2-3 दिन में आ जाऊंगा, मगर वो मुस्कुराकर बोले, आसिफ, अगर मुमकिन हो तो आज ही से शुरू करो। यूं जैसे ही कॉलेज की छुट्टी हुई मैं इनके साथ ही इनके घर रवाना हो गया। घर में दाखिल होते ही उन्होंने मुझे ड्राइंग रूम में बिठाया और कहा कि वो अपनी बेटी को भेज रहे हैं। चंद लम्हों का इंतजार था, मगर वो लम्हे मुझे गैर मामूली तौर पर तवील लगे। फिर दरवाजा खुला, वह अंदर आई तो मैं एक पल को ठटक सा गया। यह हैरत किसी बेजा ख्याल की नहीं थी, बल्कि इस वखार की थी जो कम उम्री के जोश के बजाय संजीदगी से जन्म लेता है। इसकी आंखों में एतमाद था, लहजे में ठहराव। मुझे पहली नजर में अंदाजा हो गया कि यह महज एक तालिबा नहीं, एक मजबूत मिजाज की मालिक है। मेरी फितरत हमेशा से मोहतात रही है। लड़कियों से गुफ्तगू में झिझक शायद माँ की सख्त मगर शफाफ तबीयत का असर थी। मैं घर का इकलौता था, बहन का रिश्ता नहीं देखा था, इसलिए बातचीत में फासला रखना मेरे लिए फितरी था। हमने पढ़ाई शुरू की, मुख्तसर, मरबूत, मकसदी। मैंने महसूस किया कि वो सवाल पूछती है, गौर से सुनती है और दलील से समझना चाहती है। सबक खत्म हुआ तो मैंने नरमी से कहा कि आज के लिए काफी है। वो सर हिलाकर मुस्कुराई और मैं घर लौट आया, मगर ज़हीन वही रह गया। इसका नाम सानिया था। खूबसूरती इसकी शनाख्त नहीं थी, संजीदगी थी। वो बेज़ाहिर शरारती नहीं लगती थी, बल्कि एक ऐसी तालिबा जो अपने सवालों के बोझ के साथ जीती है। अगले दिन मामूल के मुताबिक वक्त से पहले पहुंचने के ख्याल ने मुझे चौंका दिया। मैं बिना इतला दिए उसके घर पहुंच गया। शायद ये मेरा पहला बेसाख्ता कदम था और वहीं से मुझे अंदाजा हुआ कि यह महज ट्यूशन नहीं, एक जिम्मेदारी है। ऐसी जिम्मेदारी जो सिर्फ किताबों तक महदूद नहीं रहती। एक दिन मैं मामूल से कुछ पहले पहुंच गया था। दरवाजे के करीब आते ही मेरी नजर सहन पर पड़ी, जहां सानिया अपनी चंद सहेलियों के साथ हंस बोल रही थी। मैंने फौरन खुद को पीछे रखा। मेरे लिए यह हदबंदी हमेशा अहम रहती थी। शायद इसी लम्हे इसे भी मेरी मौजूदगी का एहसास हो गया, क्योंकि इसने नजर पड़ते ही बातें समेटी और खामोशी से अंदर चली गई। चंद ही मिनट बाद वो मुतालिए के लिए आई। अब उसके अंदाज में वही संजीदगी थी जिसकी मुझे आदत हो चुकी थी। किताब खोली और सीधी बात कही, सर, कल मेरा टेस्ट है। मैंने तैयारी शुरू करवाई, निकात वाज़ा किए, मिसालें दी,
और आखिर में साफ लफ्जों में कहा कि इस बार मैं मेहनत के मुताबिक नतीजा देखना चाहता हूँ। वो कुछ झिझकी, फिर धीरे से बोली, यह मजमून मुझे मुश्किल लगता है, शायद नुमाया नंबर ना आ सके, मगर मैं कोशिश करूंगी। इसकी आवाज में सच्चाई थी मगर एतमाद की कमी भी। मैंने फिजा हल्की करने के लिए मुस्कुराकर कहा, कोशिश पूरी होनी चाहिए, नतीजा इसी का आईना होता है। इसने भी हाँ में सर हिलाया, जैसे अपने आप से वादा कर रही हो। हमने मंसूबा बनाया, कमजोर अबवाब, मुख्तसर वक्फे और रोजाना खुद जायजा। मैंने वाजा कर दिया कि यहाँ कोई सजा नहीं, बस जिम्मेदारी है। अगर नतीजा कम आया तो हमें तरीका बदलना होगा, मेहनत नहीं छोड़नी। अगले दिन नतीजा आया, नंबर तोहा से कम थे। मैंने चेहरे पर सख्ती नहीं लाई, बस खामोशी से कापी बंद की और कहा, यह नाकामी नहीं, इशारा है। वो चौंकी। मैंने आगे समझाया कि हर कमजोर नतीजा हमें बेहतर रास्ता दिखाता है, बशर्तिया हम सीखने को तैयार हों। इसकी आंखों में आंसू नहीं थे, समझ थी। और इसी लम्हे मुझे एहसास हुआ कि असल कामयाबी नंबर नहीं, बल्कि वो एतमाद है जो उस्ताद शागिर्द के अंदर झुका दे। मैंने कापी बंद करते हुए गहरी सांस ली और कहा, तुम जानती हो ना मैंने कितनी मेहनत से तैयारी करवाई थी, फिर ये नतीजा क्यों? वो नजरें झुकाकर खामोश खड़ी रही, जैसे अल्फाज ढूंढ रही हो। फिर धीरे से बोली, सर मैं कोशिश तो करती हूँ मगर यह मजमून मुझसे नहीं संभलता। बाज़ औक़ात सब याद किया हुआ भी इम्तिहान के हाल में बिखर जाता है। इसकी आवाज में मासूमियत नहीं, बेबसी थी, और यही फर्क मुझे चौंका गया। मैंने खुद को संभालते हुए कहा, मैंने कल तुमसे ये एक बात कही थी, याद है? वो फौरन बोली, जी, कि अगर नतीजा कम आया तो मुझे अपनी गलतियों का सामना करना होगा। वो लफ्ज सामना मेरे दिल में गूंज गया। मैंने मुस्कुराकर कहा, यही सजा है, कोई डांट नहीं, कोई सख्ती नहीं। तुम्हें आज अपने कमजोरियों के सामने बैठना होगा, इन्हें लिखना होगा और मानना होगा कि कहाँ तुमने खुद से समझौता किया। कमरे में खामोशी छा गई। हम दोनों के दरमियान कोई और नहीं था, मगर उस लम्हे मैंने पहली बार शिद्दत से महसूस किया कि उस्ताद होना सिर्फ पढ़ाना नहीं, हद रखना भी है। इंसान के अंदर बहुत कुछ होता है, ख्वाहिशें, ख्यालात, कमजोरियां, मगर असल इम्तिहान यही है कि कौन सा ख्याल इख्तियार किया जाए। मैंने बात आगे बढ़ाई, ये उम्र सीखने की होती है, आजमाइश की नहीं, और मेरी जिम्मेदारी है कि मैं तुम्हें महफूज रास्ता दिखाऊं, ना कि उलझन में डालूं। वो पहली बार सीधा मेरी तरफ देखकर बोली, शुक्रिया सर, शायद मुझे आज वाकई समझ आया कि पढ़ाई सिर्फ नंबर नहीं, खुद को जानने का नाम भी है। इस दिन मैंने भी एक सबक सीखा कि बाज़ औक़ात इंसान को दूसरों से ज्यादा खुद को रोकना पड़ता है, और यही रोक आगे चलकर जिंदगी बचा लेती है। वो धीरे से बोली, मेरी अपनी गलती थी, मैंने तवज्जो नहीं दी, इसलिए किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। इसकी बात सुनकर मैं खामोश हो गया। खामोशी इसलिए नहीं कि जवाब न था, बल्कि इसलिए कि ज़मीर ने फौरन रास्ता दिखा दिया था। मैंने खुद को याद दिलाया कि उस्ताद होना सिर्फ सबक पढ़ाना नहीं, बल्कि हुदूद की हिफाजत भी है, अपनी भी, सामने वाले की भी। मैंने नरमी से कहा, आज कोई सजा नहीं, मगर ये याद रखो, आइंदा अगर नतीजा कम आया तो हम तरीका बदलेंगे। ज्यादा मेहनत, बेहतर मंसूबा और मुस्तकिल मिजाजी, यही असल जिम्मेदारी है। वो मुस्कुराई, जैसे बोझ हल्का हो गया हो। हम दोबारा किताबों की तरफ लौट आए। सवाल, मिसालें, मुख्तसर नोटिस, और फिजा में वही संजीदगी वापस आ गई जिस पर मुझे एतमाद था। चंद दिन बाद कॉलेज में एक वक्फे के दौरान मेरे उस्ताद ने मुझे अपने पास बुलाया। मैंने एहतरामन कहा कि क्लास के बाद हाजिर हो जाऊंगा। जब मैं गया तो वो मसरूफ थे, मगर थोड़ी देर में मुझे अंदर बुला लिया। बैठो आसिफ, उन्होंने कहा, मुझे सानिया के बारे में तुमसे बात करनी है। ये सुनकर मैं चौंक गया। उन्होंने बात आगे बढ़ाते हुए कहा, मुझे एक जरूरी काम के सिलसिले में शहर से बाहर जाना पड़ रहा है। मैं चाहता हूँ कि पढ़ाई का सिलसिला मुतासिर ना हो। मैं तुम पर एतमाद करता हूँ, तुम जिम्मेदार हो, उसूल पसंद हो। मैंने गौर से सुना, यह महज सहूलत की बात नहीं थी, एतमाद का इम्तिहान था। मैंने फौरन वाज़ा किया कि जो भी इंतजाम हो वो हुदूद और शफाफियत के साथ होगा, वक्त, जगह और तरीका सब तयशुदा। उन्होंने सर हिलाया, बस यही बात मुझे सुननी थी। इस लम्हे मुझे एहसास हुआ कि जिंदगी कभी कभी हमें ऐसे मोड़ पर ला खड़ा करती है जहां दुरुस्त फैसला शोर नहीं मचाता, बस खामोशी से ज़मीर के साथ खड़ा रहता है। सर ने धीमी आवाज में कहा, शहर में मेरा कोई करीबी नहीं जिसके पास मैं इसे छोड़ सकूं, और ऊपर से इसके टेस्ट भी सर पर रहे। मैंने सोचा,
तुम ही इसे पढ़ाते हो, तुम्हारे घर में तुम्हारी वालिदा है, वो इसका ख्याल रख लेंगी। मैंने बात सुनी तो जैसे वक्त ठहर गया। ये फैसला आसान नहीं था। बाहर से मैं पुरसुकून नजर आ रहा था, मगर अंदर एक तवील कशमकश चल रही थी। जिम्मेदारी और एहसास के बीच एक नाजुक लकीर। मैंने साफ अल्फाज में कहा, सर, अगर ये इंतजाम मुकम्मल शफाफियत और हुदूद के साथ हो, वक्त मुकर्रर, जगह वाज़ा और अम्मी की मौजूदगी में, तो मैं जिम्मेदारी ले सकता हूँ। सर ने एतमाद से सर हिलाया। शायद वो मेरे जवाब में वही यकीन ढूंढ रहे थे जो लफ्जों से पहले अमल में दिखाई देता है। हम इनके घर पहुंचे तो सानिया पहले ही तैयार थी। एक छोटा सा बैग, खामोश आंखें और सवालों से भरा दिल। सर ने नरमी से समझाया, बेटा, पढ़ाई का तरीका बदलेगा, उसूल नहीं। वो जैसे कहें वैसे ही करना, कोई शरारत नहीं, कोई बेहाना नहीं। इसने सर झुकाकर कहा, ठीक है पापा, मैं आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगी। रास्ते भर मैंने खुद से एक अहद बांधा, ये फैसला किसी जज्बात की आजमाइश नहीं, ये एतमाद की अमानत है। घर पहुंचकर मैंने पहले ही घड़ी सब कुछ वाजा कर दिया। अम्मी से मिलाया, मुतालिए की औकात तय किए और ये तय पाया कि पढ़ाई के सिवा कोई गुफ्तगू नहीं होगी। इसी लम्हे कहानी ने नया रुख लिया। ये ख़ियाम इम्तिहान सिर्फ इसके नहीं थे, मेरे भी थे, किरदार के, ज़ब्त के और इस यकीन के कि सही नीयत के साथ लिया गया मुश्किल फैसला भी रास्ता दिखा देता है। और मैं किसी को तंग भी नहीं करूंगा। इसने आहिस्तगी से कहा। यूं हम रवाना हुए। गाड़ी में असर नहीं थी, इसलिए मोटरसाइकिल ही वाहिद जरिया था। मैंने इसका बैग सामने रखा और इसे हिदायत दी कि आराम से बैठे। वो खामोश थी, जैसे खुद भी इस तब्दीली से घबराई हुई हो। पूरे रास्ते में मेरे ज़हन में एक ही ख्याल गर्दिश करता रहा, यह सिर्फ एक अमानत है, एक जिम्मेदारी। घर पहुंचे तो अम्मी के चेहरे पर हैरत साफ झलक रही थी। मैंने इन्हें पूरी बात तफसील से बता दी, सर का एतमाद, हालत की मजबूरी और आर्जी इंतजाम। अम्मी ने कुछ लम्हे खामोशी से सुना, फिर मुझे अपने कमरे में बुला लिया। बेटा, तुम्हें याद है ना, तुम्हारी कजिन की शादी है, हमें चंद दिन के लिए दूसरे शहर जाना है। ऐसे में ये बच्ची यहाँ कैसे रहेगी? इनके सवाल ने मुझे चौंका दिया। मैं वाकई ये बात नजरअंदाज कर बैठा था। एक लम्हे को दिल में उलझन पैदा हुई। अब क्या किया जाए? वापस भेजना मुमकिन नहीं था और सर से क्या हुआ वादा भी निभाना था। मैंने खुद को संभालते हुए कहा, अम्मी, अगर आप इजाजत दें तो आप बेफिक्र होकर शादी पर जाएं। मैं घर का निजाम संभाल लूंगा, पढ़ाई की औकात तय रहेंगी आपके बताए हुए उसूलों के मुताबिक। अम्मी ने मुझे गौर से देखा, जैसे मेरे इरादे तोल रही हो। फिर धीरे से बोली, जिम्मेदारी लफ्जों से नहीं, अमल से साबित होती है। अगर तुम ये बोझ उठाने का फैसला कर रहे हो तो हर कदम सोच समझकर उठाना होगा। मैंने सर हिला दिया। इसी लम्हे मुझे एहसास हुआ कि ये कहानी अब किसी आजमाइश जज्बात की नहीं, बल्कि एतमाद, तरबियत और खुद एहतबाबी की है। और शायद यही इसका असल मोड़ था। अम्मी ने फौरन इनकार कर दिया, नहीं बेटा, ये मुमकिन नहीं। मोहल्ले वाले तरह तरह की बातें बनाएंगे। इनकी बात सुनकर मेरे दिल में एक चुभन सी आ गई, मगर गुस्सा नहीं, दर्द था। मैंने आहिस्ता मगर मजबूत लहजे में कहा, अम्मी, आपने मुझे जिस तरह पाला है, क्या वो लोगों की बातों से कमजोर हो सकता है? आप मेरी नीयत जानते हैं। अगर आपको अपनी तरबियत पर यकीन है तो फिर डर कैसा? कमरे में खामोशी छा गई। अम्मी ने मेरी आंखों में देखा, वही पुराना एतमाद, वही सच्चाई। कुछ लम्हों बाद उन्होंने गहरी सांस ली और कहा, ठीक है, मैं जा रही हूँ, लेकिन याद रखना, ये सिर्फ एक बच्ची नहीं, ये किसी की अमानत है। मैंने सर झुकाकर हाँ कही। अम्मी मुतमईन दिल के साथ शादी के लिए रवाना हो गई और घर में पहली बार मुझे यह एहसास हुआ कि जिम्मेदारी कभी कभी तन्हाई के साथ आती है। शाम को सानिया ने मासूम अंदाज में पूछा, सर, आपकी अम्मी कहाँ गई हैं? मैंने मुख्तसर जवाब दिया, कुछ जरूरी काम से गई हैं, रात तक वापस आ जाएंगी। मैं नहीं चाहता था कि वो गैर जरूरी बातों में उलझे। पढ़ाई शुरू हुई तो मैंने पूरे ध्यान से बायोलॉजी समझाने की कोशिश की, मिसालें दी, खाके बनाए, मगर वो बार बार कह रही थी कि यह मजमून इसे मुश्किल लगता है, स्कूल में भी मुझे समझ नहीं आता। इसने मायूसी से कहा। बातों बातों में इसने बताया कि अगले दिन स्कूल की छुट्टी है। मुझे भी याद आ गया कि कॉलेज में इस दिन स्पोर्ट्स डे था, इसलिए मेरी भी क्लास नहीं थी। मैंने मौके को बेहतर तरीके से इस्तेमाल करने का फैसला किया। ठीक है, आज आराम कर लो, कल हम नए तरीके से पढ़ेंगे। आहिस्ता आहिस्ता बगैर दबाव के इसे कमरे का रास्ता दिखाया, मुतालिया का वक्त तय किया।
और खुद भी ये सोचते हुए अपने कमरे में आ गया कि असल इम्तिहान किताबों का नहीं, एतमाद को कायम रखने का होता है। अचानक सानिया को अम्मी का ख्याल आ गया। इसने हल्की सी घबराहट के साथ पूछा, सर, आपकी अम्मी अभी तक वापस क्यों नहीं आई? मैंने खुद को संभालते हुए कहा, वो पास ही किसी काम से गई है, रात को आ जाएंगी। इसने सर हिला दिया, शायद मुतमईन हो गई, मगर मेरे अंदर बेचैनी बढ़ती चली गई। दिल कह रहा था कि सच छुपाना दुरुस्त नहीं, मगर मैं नहीं चाहता था कि इसे ये एहसास हो कि घर में हम दोनों अकेले हैं और इसके दिल में कोई गलत ख्याल जन्म ले। कुछ देर बाद वो अपने कमरे में जाकर लेट गई और मैं भी अपने कमरे में आ गया। रात गहरी हो चुकी थी, नींद गंदगी में था कि अचानक दरवाजा खुलने की हल्की सी आवाज आई। अंधेरे में एक साया सा महसूस हुआ। मैं चौंक गया, फौरन बिस्तर के पास रखी मध्यम लाइट ऑन की और वो लम्हा मेरे लिए एक आजमाइश बनकर आ गया। सानिया मेरे कमरे में खड़ी थी, घबराहट इसके चेहरे से साफ झलक रही थी। मैं फौरन खड़ा हुआ, आवाज नरम मगर फैसला कुन थी। सानिया, यहाँ आना ठीक नहीं, तुम अपने कमरे में जाओ। इसकी आंखों में आंसू थे। वो बोली, सर, बुरा मत मानिए, मुझे अंधेरे में अकेले सोने की आदत नहीं। मैं कभी अकेली नहीं सोई, पापा के कमरे में ही सोती हूँ, वही मेरा बिस्तर होता है। मैंने एक लम्हा भी जाया नहीं किया। मैंने फौरन हाथ वाजा की, यही सही रास्ता था, मैं समझता हूँ, लेकिन ये दुरुस्त जगह नहीं। और हम लॉज के लाइट ऑन करते हैं, मैं तुम्हें वहां सुलाऊंगा, दरवाजा खुला रहेगा और मैं बाहर सोफे पर रहूंगा। वो थोड़ा संभली, मैंने इसे पानी दिया, कॉरिडोर की बत्तियां जलाई और लॉन्च में बिस्तर दुरुस्त कर दिया। माहौल रोशन था, महफूज था। मैंने दरवाजा खुला रखा और खुद फासले पर सोफे पर बैठ गया। इस लम्हे मुझे पहली बार शिद्दत से एहसास हुआ कि जिम्मेदारी सिर्फ नीयत की नहीं होती, अमल की भी होती है। रात खामोशी से गुजर गई, मगर मेरे अंदर एक मजबूत फैसला जाग चुका था। सुबह होते ही मैं अम्मी को हकीकत बताऊंगा और सानिया के वालिद से भी बात करूंगा, क्योंकि अमानत को संभालने का वाहिद दुरुस्त तरीका सच और हुदूद है। वो कुछ तौखुफ के बाद बोली, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो इस घर में इस वक्त आपके और मेरे सिवा कोई नहीं है, और यही बात मुझे डरा रही है। मैं अकेले घर में नहीं रह सकती, अकेले सोना तो बिल्कुल भी नहीं आता। इसकी आवाज में जिद नहीं, घबराहट थी, मगर ये सुनकर मेरे अंदर अजीब सी उलझन पैदा हो गई। दिल चाहा कि खुद को कोसूं, कैसी मुश्किल में आकर खड़ा हो गया था। मैंने फौरन सख्त मगर शाइस्ता लहजे में कहा, सानिया, तुम इतनी छोटी भी नहीं हो कि ये बातें ना समझो। हम दोनों एक ही कमरे में नहीं रह सकते, ये हद मुझे तुम्हें सिखानी नहीं चाहिए थी। वो सर झुकाकर बोली, मुझे पता है सर, मगर मैं मजबूर हूँ। मैंने कभी अकेले कमरे में रात नहीं गुजारी, बहुत देर कोशिश की, मगर दिल जोर जोर से धड़कने लगा, इसलिए यहाँ आ गई। मेरा इरादा कुछ और नहीं था। इसकी आवाज भर आ गई और आंसू बहने लगे। इस लम्हे मुझे एहसास हुआ कि ये जिद नहीं, खौफ है, और खौफ को समझदारी से संभालना जरूरी होता है। मैंने फौरन फैसला किया कि कोई भी कदम ऐसा नहीं उठाना जिससे गलत फहमी पैदा हो। मैंने कहा, रोना बंद करो, हम एक महफूज हल निकालते हैं। मैंने लॉन्च में जाकर तमाम लाइट्स ऑन की, पर्दे हटाए और वही सोफे पर बिस्तर लगा दिया। टीवी की हल्की आवाज चलाई ताकि खामोशी न रहे। तुम यहाँ सोओगी, दरवाजा खुले रहेंगे, मैं अपने कमरे में रहूंगा। अगर डर लगे तो आवाज देना, मगर हुदूद अपनी जगह रहेगी। वो कुछ परसुकून हुई। इसने सर हिला दिया, ठीक है सर, बस अंधेरा ना हो। इस रात मैं देर तक जागता रहा। नींद आंखों से कौन सौ दूर थी। बार बार यही ख्याल आता रहा कि अच्छी नीयत काफी नहीं होती, सही इंतजाम जरूरी होता है। मैंने दिल ही दिल में तय कर लिया कि सुबह होते ही अम्मी को सच बताऊंगा और सानिया के वालिद से भी साफ बात करूंगा, क्योंकि अमानत का हक यही है। नींद मुझे बिल्कुल नहीं आ रही थी। आखिरकार मैंने फैसला किया कि मामला मजीद उलझाने के बजाय इसे आराम का मौका दिया जाए। मैंने कहा, तुम बेड पर जाओ, मैं नीचे फ्रेश पर कंबल बिछा लेता हूँ। वो फौरन मान गई और चंद ही लम्हों में गहरी नींद सो गई। मैं फ्रेश पर लेटा खुद को मलामत करता रहा। काश मैंने पहले ही सब पहलू से सोच लिए होते। अम्मी के शहर से बाहर होने की बात सहन में क्यों ना आई। अगर मैं जरा सा भी पहले रुक जाता तो ये सूरत हाल बनती ही नहीं। रात भर नींद और सुकून एक दूसरे से दूर रहे। सुबह हुई तो मैंने सबसे पहले अपनी गलती मानने का फैसला किया। गुस्सा या डांट मसले का हल नहीं थे। मैंने खुद को समझाया कि जिम्मेदारी का मतलब कंट्रोल नहीं, दुरुस्त इंतजाम है। सानिया जाग चुकी थी। मैंने नरम मगर संजीदा लहजे में कहा, आज से हम चीजें बदल लेंगे। कल जो हुआ वो दुरुस्त नहीं था,
ना तुम्हारे लिए ना मेरे लिए। मैंने पढ़ाने का तरीका भी बदल दिया। शोर या दबाव के बजाय हमने मौज़ूआत को छोटे हिस्सों में बांटा, मिसालें रोज़मर्रा से जोड़ी और वक्फे रखे। जब इसे मुश्किल महसूस हुई तो मैंने कहा, ना समझ जाना नाकामी नहीं, सवाल ना करना नाकामी है। दोपहर तक मुझे यकीन हो गया कि असल मसला पढ़ाई नहीं था, माहौल था। मैंने फौरन अम्मी को फ़ोन किया और सच बता दिया। फिर सानिया के वालिद से बात की, साफ, मुख्तसर और शफाफ। हमने तय किया कि बाकी दिनों के लिए करीबी रिश्तेदार के घर पढ़ाई होगी और औकात वाज़ा होंगे। शाम को जब सब इंतज़ाम हो गया तो दिल हल्का हो गया। मैंने खुद से वादा किया कि आइंदा कभी ऐसी सूरत ना बनने दूंगा जहां गलत फहमी, खौफ या हुदूद की धन पैदा हो। इस दिन मुझे ये एक सबक मिला, अच्छी नीयत तब माने रखती है जब इसके साथ दुरुस्त फैसले भी हों। मैं दिल ही दिल में डरा हुआ था कि कहीं रात के किसी लम्हे जज्बात गालिब ना आ जाए, इसलिए मैंने खुद पर सख्ती कर ली। मैंने फासला रखा, उसूल तय किए और माहौल बदल दिया। सानिया ने भी मेरी संजीदगी को समझ लिया। इसकी आंखों में आंसू थे मगर आवाज में जिद नहीं थी। ठीक है सर, मैं आपको तंग नहीं करूंगी। अगर मसला है तो मैं वापस अपने घर चली जाती हूँ। इस जुमले ने मुझे अंदर तक हिला दिया, क्योंकि मसला वो नहीं थी, इंतजाम था। मैं इसे वापस भेज भी नहीं सकता था। 3 दिन इसी कश्मकश में गुजर गए। हर दिन मेरे लिए खुद एहतियाबी का दिन था। फिर एक सुबह सानिया ने अपने वालिद को सब कुछ सच सच बता दिया। मैं डरा हुआ था मगर इनका रद्द अमल गैर मुतवक्का था। वो गुस्से की बजाय शर्मिंदा थे। मुझे अफसोस है, उन्होंने कहा। मैंने हालात का सही अंदाजा नहीं लगाया। मैंने साफ लहजे में कहा, कोई इल्जाम किसी पर नहीं, ये गलत इंतजाम था। बस अगले ही दिन उन्होंने फैसला किया कि अब पढ़ाई के लिए एक खातून टीचर रखी जाएगी ताकि माहौल महफूज और मुनासिब रहे। मैंने इस फैसले का खैर मुकद्दम किया। यूं वो सिलसिला वही ख़त्म हो गया, बगैर शोर, बगैर इल्ज़ाम। वक्त गुजरा, मैं अपनी पढ़ाई और काम में मसरूफ़ हो गया। सानिया यादों के किसी कोने में रह गई, मगर एक सबक बनकर। कभी कभी वो लम्हा याद आता है जब एक बच्चे की आंखों में आंसू देखकर दिल बोझल हो जाता है। तब मैं खुद से कहता हूँ, गलती सजा से नहीं, समझदारी से दुरुस्त होते हैं। इसी दिन मैंने अपने आप से वादा किया कि आइंदा कभी ऐसी जिम्मेदारी कबूल नहीं करूंगा जिसके लिए मुकम्मल और महफूज इंतजाम ना हो, क्योंकि असल बहादुरी जज्बात पर काबू पाना नहीं, दुरुस्त फैसला वक्त पर करना है। हम दोनों इस उम्र के मोड़ पर थे जहां एक लम्हा पूरी जिंदगी का रुख बदल सकता है। मैं ये बात देर से नहीं, इसी वक्त समझ गया था कि अगर मैंने कोई गलत कदम उठाया तो ना सिर्फ खुद से नजरें चुरा लूंगा बल्कि अपनी माँ के सामने सर भी ना उठा सकूंगा। इसी एहसास ने मुझे सख्ती नहीं, हदबंदी सिखाई। मैंने फैसला रखा, उसूल बनाए और खुद को पीछे हटाया, क्योंकि बाज़ औक़ात सही रास्ता दिखाना आवाज़ बुलंद करने से नहीं, खुद को रोक लेने से होता है। 5 साल बीत गए। वक्त ने हम दोनों को बदल दिया। मैं अपनी BSc के आखिरी साल में था कि एक दिन यूनिवर्सिटी के गेट पर नजर ठहर गई। सामने सानिया खड़ी थी। अब वो बच्ची नहीं रही थी। इसकी आंखों में एतमाद था, चेहरे पर ठहराव और चाल में खुददारी। वो किसी भीड़ का हिस्सा नहीं थी, वो अपनी जगह पर थी। जब हम जमात इसके साथ बातें कर रहे थे, मैंने पहली बार इसे यूं देखा तो दिल में एक अजीब से खामोशी उतरी। हैरत भी थी और फासला भी। मुझे लगा शायद इसने मुझे पहचान लिया है, मगर वो करीब नहीं आई। दिन गुजरते गए। कैंपस में इसकी मौजूदगी अब एक मानूस मंजर बन गई, मगर हमारे दरमियान ये कनकही दीवार थी। मैंने महसूस किया कि जो जज्बा कभी दोबारा गया था वो अब याद बनकर सर उठा रहा था, लेकिन इस याद में ख्वाहिश नहीं, अदारक था। एक दिन मैंने हिम्मत की और इसके सामने जा खड़ा हुआ। क्या तुम मुझे पहचानती हो? इसने मुख्तसर सा जवाब दिया, ना सर्द ना गरम, बस इतना कि बात खत्म हो जाए। इस लम्हे मुझे गुस्सा नहीं आया बल्कि समझ आई, बाज़ फासले नाराजगी से नहीं, वक्त की सच्चाई से बनते हैं। मैंने वही रुक कर अपने आप से कहा, अगर किसी के दिल में मैं एक मुश्किल याद हूँ तो मेरा फर्ज है कि इसे आसानी दूं, सवाल नहीं। मैं पीछे हट आया। इसे पीछे हटने में मुझे वो सुकून मिला जो आगे बढ़ने में नहीं था, क्योंकि असल बालिगपन ये मान लेना है कि हर रिश्ता अंजाम तक नहीं पहुंचता, कुछ हमें बेहतर इंसान बनाने आते हैं। मैंने इस दिन इसका हाथ नहीं पकड़ा, मैंने खुद को रोक लिया। मैं बस एक कदम आगे बढ़ा और कहा, अगर तुम मुझे यूं नजरअंदाज करोगी तो मुझे लगता है कि मैंने कहीं गलती की है। मेरी बात सुन लो,
बस यही चाहता हूँ। वो चौंकी, मगर इसकी आवाज में सख्ती नहीं थी। मैं जानती हूँ मैंने कभी कभी आपको तंग किया था, मगर अब हालात बदल चुके हैं। इस वक्त आप मेरे उस्ताद थे। आज नहीं, जिन लोगों से मेरा कोई रिश्ता नहीं होता मैं इनसे फासला रखती हूँ। इस जुमले ने मुझे खामोश कर दिया। मुझे एहसास हुआ कि मैं माजी को हाथ पर थोपने की कोशिश कर रहा था। इज्जत वो चीज नहीं जो यादों से कायम रहती है, इसे हर लम्हा कमाई जाती है। मैंने वही ठहर कर सोचा कि माफी मांगने का हक भी तब बनता है जब आदमी अपनी गलती बगैर जवाब के माने। चंद दिन बाद मैंने खुद पहल की। मैं तुमसे माफी चाहता हूँ, मैंने साफ कहा। इस वक्त मैंने सख्ती को दुरुस्त समझ लिया था, मगर सच यह है कि दुरुस्त फैसला हमेशा सख्ती नहीं होता। हमें उस उम्र में ज्यादा एहतियात और वाज़ा हुदूद की जरूरत थी, और मैं वो सब वाज़ा नहीं कर पाया। मैंने कोई दफा नहीं किया, कोई कहानी नहीं सुनाई, बस जिम्मेदारी कबूल की। वो खामोश रही। इस खामोशी में इल्जाम नहीं था, बस वजन था। फिर इसने आहिस्ता कहा, मैंने भी वक्त के साथ सीखा है। अच्छा है कि हम दोनों ने अपनी अपनी जगह पर हदें समझ ली। इसी लम्हे मुझे समझ आया कि मोहब्बत का मतलब करीब आना नहीं, कभी कभी दुरुस्त फासले को कबूल करना भी मोहब्बत ही होता है। मैंने दिल में दबी हर ख्वाहिश को नाम नहीं दिया, मैंने इसे एहतराम कहा और पीछे हटाया। इस पीछे हटने में एक सुकून था, जैसे किसी ने अंदर का बोझ हल्का कर दिया हो। वो मेरी बात सुनकर खामोश रही। इसके लबों पर मुस्कुराहट तो नहीं थी, लेकिन इसकी आंखों में एक नरम चमक थी जो मुझे बता रही थी कि वो मेरी बात समझ गई और शायद खुश भी हुई। मैंने जान लिया कि दिल में छुपी मोहब्बत कभी लफ्जों की मोहताज नहीं होती। वो अपनी राह चली गई और मैं भी अपने कदम पीछे खींचकर वापस लौट आया, क्योंकि अब मैं जानता था कि वक्त सब कुछ दुरुस्त कर देता है। दिन गुजरने लगे, लेकिन सानिया अचानक मुझसे दूर हो गई थी। कुछ दिनों तक मैंने इसे नहीं देखा। दिल में एक हल्की बेचैनी रहती, लेकिन मैं जानता था कि जिंदगी के हर मरहले में सबको अपना वक्त चाहिए होता है। फिर एक दिन जैसे ही मैं अपने काम में मसरूफ था, किसी ने मुझे आवाज दी। पीछे मुड़कर देखा तो सानिया खड़ी थी। वो हिचकिचाहट के साथ आई और बोली, मुझे माफ कर दो, मैंने कभी ऐसा नहीं किया जो आपके लिए तकलीफदा हो, लेकिन मैं क्या करती। मैंने कभी किसी से ऐसा एहतराम या मोहब्बत महसूस नहीं की जैसे आपसे मोहब्बत किया। आपने मुझे पढ़ाया, मेरी रहनुमाई की, और इसके लिए मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ। मैं इसकी बात सुनकर अंदर ही अंदर मुस्कुरा दिया, क्योंकि मैं जानता था कि जो रिश्ते वक्त और एहतराम से मजबूत होते हैं वो सब कुछ बदल सकते हैं। अगले दिन मैंने अपनी माँ के जरिए अपने वालिद के पास रिश्ता भेजा। मेरे सर ने भी इस रिश्ते पर किसी एतराज का इजहार नहीं किया। सब खुशी खुशी तैयार हुए और सिर्फ 15 दिन बाद सानिया मेरी दुल्हन बन गई। अब वह मेरे सामने बैठी थी, अपनी शर्म और मासूमियत के दरमियान छुपी यह खामोश खुशी लिए हुए। मैं इसके सामने बैठा, इसे देख रहा था, और दिल में यह एहसास जाग रहा था कि जो मोहब्बत और एहतराम हमने पिछले सालों में सीखा वो आज हकीकत की शक्ल इख्तियार कर चुका है। वो खामोश थी, मैं खामोश था, लेकिन हमारे दिल एक दूसरे से बात कर रहे थे। खामोशी भी कभी कभार सब कुछ कह देती है। मैंने इसका हाथ थाम कर कहा, सानिया अब तुम बिल्कुल आराम से यहाँ बैठो, अपने हक के साथ ये सब कर सकती हो। हम दोस्त की तरह एक दूसरे के साथ रहकर पढ़ सकते हैं और वक्त गुजार सकते हैं। मैंने इसे मुस्कुराते हुए अपनी रहनुमाई में जगह दी और वो शर्माते हुए मेरे करीब बैठ गई। लेकिन इसके और मेरे दरमियान सब कुछ मोहब्बत, एतमाद और एहतराम की बुनियाद पर था। हमने कुछ देर खामोशी में बैठकर सिर्फ बातें की, हंसे और मुस्तकबिल के ख्वाबों के बारे में सोचा। सानिया की मासूम मुस्कुराहट, इसके अंदाज़े गुफ्तगू और इसके बेसाख्ता जज्बात ने मुझे ये एहसास दिला दिया कि हकीकी ताल्लुक सिर्फ जिस्मानी नहीं बल्कि दिलो दिमाग से जुड़ा होता है। मैं जान गया कि मोहब्बत का मतलब सिर्फ करीब होना नहीं बल्कि एक दूसरे की इज्जत करना, एतमाद रखना और एक साथ जिंदगी के सफर को खुशियों से भरना है। यही वो लम्हे थे जब मैंने सोचा कि मोहब्बत को हमेशा इज्जत, ख्याल और एहतराम के साथ जीना चाहिए। ये कहानी हमें ये सबक देती है कि ताल्लुकात में जज्बात की अहमियत जिस्मानी ताल्लुकात से कहीं ज्यादा है और हकीकी मोहब्बत वही है जो दिल से दिल तक पहुंचे। आज की वीडियो कहानी आपको कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताएगा, और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स। मिलते हैं अगले न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।